हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है साइंस मस्तिष्क क्लासेस 9th-12th बायोलॉजी पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जीवों में जनन, जिसमें आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं उसमें वहाँ तक ले। आज पढ़ाने जा रहे हैं तीसरा पार्ट 3, जिसमें है आज कोशिका विभाजन। आज का टॉपिक है कोशिका विभाजन यानी विखंडन। आज इसमें आप लोग कॉपी और नोट्स निकाल लीजिए। आप लोग आज पढ़ाने जा रहे हैं कोशिका विभाजन या विखंडन इसमें है। तो आ जाते हैं आज कोशिका विभाजन या विखंडन। इसके पहले कुछ जो पढ़ाएं उसको रिवीजन कर लेते हैं। जो पढ़ा रहे थे कल एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव के जो एक कोशिकीय जीव के क्या कहता है, तो एक कोशिकीय जीव की जो बता रहे हैं कि इसकी कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है। जैसे अमीबा देखिए कोशिकीय जीव है, उसको प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है, वो मतलब अमर रहता है। एक तरह से अमर जीव उसको बोला जाता है कोशिका को। एक कोशिकीय जितने भी जीव उसको क्या बोला जाता है, अमर जीव। क्या चीज, अमर जीव। और इसके पहले शुरू से पढ़े थे आ रहे जनन, जो अपने से संतान को उत्पन्न करता है क्या कहलाता है, जनन। जो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है क्या कहलाता है, जनन। जैसे देखिए मानव, तो मानव में क्या चीज जो अपने से संतान को उत्पन्न किया, जनन कहलाया। गाय भी अपने से संतान को उत्पन्न करता है क्या कहलाया, जनन। बकरी में अपने से संतान को उत्पन्न किया क्या कहलाया, जनन। तो बहुत सारा एग्जाम्पल है जो अपने से संतान को उत्पन्न करता है, जो कि साक्षात हम लोग देखते हैं। जो जैसे गाय बच्चा दिया तो अपने से संतान अपने से रहता है, सेम स्ट्रक्चर, सेम आकार का स्ट्रक्चर, उसी का आकार, फिर मतलब सेम, फिर वो भी वृद्धि करता है। फिर एक समय आता है वो भी जनन करता है, तो वो भी अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है, तो वो जनन कहलाता है। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसको कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो अलैंगिक जनन, अलैंगिक से अकेले, तो जो अकेले जनन करता है, एकल जनन के द्वारा जो जन्म होता है उसे अलैंगिक जनन। जो दो जन जिसमें माता पिता दोनों, उसे लैंगिक जनन जिसमें होता है। वहाँ तक पढ़ा दिए थे, थोड़ा सा रिवीजन करा दिए। जो भी बच्चा कुछ है रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। और आज आते हैं अपना टॉपिक कोशिका विभाजन या विखंडन। कोशिका विभाजन कैसे होता है जानेंगे। विभाजन कोशिका के इंग्लिश में कहते हैं सेल, विभाजन के डिवीजन, तो सेल डिवीजन इंग्लिश में किसको कहेंगे, सेल डिवीजन। सेल मीन्स कोशिका, डिवीजन मीन्स विभाजन, तो सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन क्या है, तो कोशिका विभाजन कोई भी, जैसे देखिए घर में जितना भाई रहता है, जैसे 2 से 3 भाई, तो उसमें बंटवारा होता है, तो उसको विभाजन होता है कि नहीं, तो छोटा छोटा टुकड़ों में होता है, तो उसी कोशिका विभाजन है। तो इसमें भी हम मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन जो होता है उसी होगा। देखिए अलैंगिक जनन, कोशिका विभाजन क्या कहता है, अलैंगिक जनन की वैसी विधि। अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें एकल जनन, इसको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि अलैंगिक जनन में कैसा होता है, असे अलैंगिक असे अकेले, जिसमें जनन अकेले करता है अलैंगिक जनन, तो उसी बोल रहा है अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें एकल जनन या 2 या 2 से अधिक संततियों में विभाजन होता है और नए जीवों का निर्माण होता है, उसे विखंडन कहलाता है। जैसे एक जीव जैसे माता ने तो पिता को भी एक जीव जनन किया, तो देखिए क्या अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें एकल जनन। मानिए देखिए तो माता है, ठीक, माता में गुणसूत्र X और X, एकल जनन में 2 या 2 से अधिक संततियों का विभाजन, मतलब एक जनक जैसे माता है, तो पिता नहीं, यहाँ तो पिता नहीं है, सिर्फ माता है, तो यहाँ माता है। ऐसे क्या जी बोला, 2 या 2 से अधिक संततियों का विभाजन, 2 या 2 से अधिक संततियों का विभाजन। तो देखिए मानिए 2 गो X है, तो एक इधर X, एक तो इधर X आएगा, 2 गो, एक तो X, यहाँ पे भी X, तो क्या हुआ, 2 या 2 से अधिक, 2 गो हुआ, यहाँ पे भी वही हो जाएगा पुत्री कोशिका, माता से पुत्री कोशिका, तो 2 या 2 से अधिक संतति। तो जब माता का जब बच्चा होता है तो वो संतति कहलाता है, उसी को संतति कहते हैं, या बच्चा, बात बराबर संतति या बच्चा। तो 2 या 2 से अधिक बच्चा का या संततियों में विभाजन होता है, 2 से अधिक हुआ, 2 हुआ, विभाजन होता है और नए जीवों का निर्माण होता है। तब 2 गो बच्चा, जब जैसे पुत्री का जन्म दिया तो कुंज हुआ, नए जीवों का जन्म का निर्माण होना, तो नए जीवों का निर्माण हुआ, हाँ, तो कुंज कहलाता है, विखंडन कहलाता है। तो यही कहता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में अलैंगिक जनन की वैसी विधि, से अकेले, तो अलैंगिक बोला तो अलैंगिक जनन में एकल जनन होता है, तो अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें एकल जनन से 2 या 2 से अधिक संततियों का निर्माण होना। एकल जनन था, खाली माता था, यहाँ पिता नहीं था, एकल जनन खाली माता था, माता से 2 या 2 से अधिक संततियों का विभाजन होना, 2 या 2 से अधिक संततियों का विभाजन होना, नए जीवों का निर्माण होना विखंडन कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक जीवों का निर्माण हुआ, तो नए जीवों का निर्माण हुआ, तो किंच कहलाएगा, यही विखंडन कहलाएगा। एक था माता से 2 पुत्र हुआ, तो विखंडन हुआ, टूटा। माता एक ही को थी, लेकिन बच्चा कितना हुआ, 2 गो, तो विखंडन हुआ, 2 या 2 से अधिक भागों में टूटा, तो एक माता से 2 बच्चा हुआ, जिसे विखंडन हुआ, तो कुंज कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। अभी बताए जैसे माता पिता एक रहता है, उसका 3 बाल बच्चा हुआ, तो तीनों जैसे बंटवारा हुआ होता है, तो बंटवारा हुआ, तो उसी कोशिका विभाजन कहता है कि माता कोशिका से पुत्री कोशिका का बनना कोशिका विभाजन कहलाता है।
समझे। एक माता था एकल जनक, अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें एकल जनन है, तो माता है, एकल जनन था, खाली माता है, यहाँ पिता नहीं है, पिता रहता तो अलैंगिक जनन होता, लेकिन अलैंगिक जनन में खाली माता है तो एक वो है, तो ऐसे अकेले ऐसे अलैंगिक जनन। तो अकेले माता से दो या दो से अधिक संततियों, दो से अधिक संततियों के नए जीवों का निर्माण होना कौन कहलाता है? कोशिका विभाजन। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ में कोशिका विभाजन बढ़िया से चला आया होगा और याद भी हो गया होगा क्लास में। ठीक, अब इसका देखिए द्विव विखंडन होता है, तो द्विखंडन के प्रकार, तो द्विखंडन दो प्रकार के होता है। द्विखंडन जो है कितने प्रकार के? दो प्रकार के होता है। द्विखंडन दो प्रकार के होता है, समझ गए। द्विखंडन कितने प्रकार के? तो द्विखंडन दो प्रकार के होता है। कौन कौन? तो पहला द्विव विखंडन और दूसरा बहुविखंडन। द्विव विखंडन और बहुविखंडन। द्विखंडन कई प्रकार के? दो प्रकार के, साथ साथ बोलना है। द्विखंडन कितना प्रकार के? दो प्रकार के। द्विव विखंडन, बहुविखंडन। पहले पूछेगा द्विखंडन, तो द्विखंडन कितने प्रकार के? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि द्विखंडन कितने प्रकार के होता है। द्विखंडन होता है दो प्रकार के, एगो द्विव विखंडन, एगो बहुविखंडन। एगो द्विव विखंडन, एगो बहुविखंडन, समझ गए? दो याद हो गया कि द्विखंडन दो प्रकार का होता है, एगो द्विव विखंडन, एगो बहुविखंडन। एक तो देखिए आता है, जैसे अब आता है, नोट करके कुछ लिखिएगा, जैसे एकदम बेहतर, मतलब एकदम डिटेल में जा रहे हैं कि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और बोर्ड एग्जाम में भी जो भी मतलब बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसको मतलब बोर्ड फोड़ देना चाहिए, वहाँ पर क्वेश्चन को फोड़ देना चाहिए। तो ये चीज़ कहता है, कोशिका विभाजन में दो चरणों में होने वाली प्रक्रिया, जिसमें पहले केंद्रक का विभाजन होता है तथा बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। मैं समझे, यही देखिए लिखाए थे। कोशिका विभाजन में जैसे कोशिका विभाजन हुआ, दो चरणों में होने वाली प्रक्रिया, एक पुत्री, एक दो चरण में हुआ, जिसमें पहले केंद्रक का विभाजन होता है। सही बात है, पहले केंद्रक उसको कहता है जिसमें गुणसूत्र जो होता है, तो पहले केंद्रक का विभाजन हुआ, दो गो था, तो विभाजन मतलब बटना भी बताया, जैसे सेल डिवीजन, तो सेल में कोशिका विभाजन, और डिवीजन मतलब विभाजन, तो विभाजन मतलब बटना। तो दो को एक से था, तो एक से यहाँ आया, बोलिए हाँ, एक से यहाँ आया, बोलिए हाँ, तो दो डिवीजन हुआ, तो माता कोशिका पुत्री कोशिका बना। तो क्या कर रहा है? कोशिका विभाजन में दो चरणों में होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें पहले कौन चीज का विभाजन होता है? केंद्रक का विभाजन। पहले केंद्रक का विभाजन, तो एक से क्या चीज? केंद्रक है, तो एक से गुणसूत्र उसी को कहता है। तो केंद्र, तब दो गो एक्स था, तो एगो यहाँ एगो यहाँ, तो पहले केंद्रक का विभाजन। पूछेगा कोशिका विभाजन में सबसे पहले क्या चीज का विभाजन होता है? तो कोशिका विभाजन में सबसे पहले कोशिका का विभाजन, केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। पहले केंद्रक का विभाजन, उसके बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। क्या चीज होता है? पहले केंद्रक का विभाजन, उसके बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होता है, समझ गए। अभी बताए थे कल, इसके पार्ट 2 में बताए थे कि कोशिका केंद्रक का खोज किसने किया था? तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। किसने किया था? केंद्रक का खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। और कोशिका द्रव का खोज किसने किया था? पुरकिंजन ने। ये बताए थे कि कोशिका द्रव का खोज पुरकिंजन किया था। ठीक है, जो भी आएगा उसमें बताएंगे, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, देखिए पढ़े थे द्विखंडन के प्रकार के, तो बताए कि दो प्रकार के, मतलब जान गए द्विखंडन दो प्रकार के। तो पहला है द्विव विखंडन, दूसरा बहुविखंडन। तो अब पढ़ेंगे पहला द्विव विखंडन। द्विव विखंडन क्या चीज कहता है? तो अब आते हैं द्विव विखंडन। द्विव विखंडन क्या चीज कहता है? इस प्रकार के जनन में जनक कोशिका दो समान भागों में विभाजित हो जाती है, इसे द्विव विखंडन कहते हैं। इस प्रकार जैसे द्विव विखंडन के प्रकार के जनन में जनक कोशिका यानी माता जनक कोशिका दो समान भागों में विभाजित होता है, दो समान भागों में विभाजित हो जाती है, उसे द्विव विखंडन कहते हैं। जैसे एक कोशिका से दो समान कोशिका में विभाजन होना द्विव विखंडन कहलाता है। दो बोल रहा है द्विव, तो द्विव से दो होता है, तो द्विव विखंडन। तो इस प्रकार के जनन में जनक कोशिका से यानी माता पिता से दो समान भागों में, दो मतलब दो द्विव विखंडन बोल रहा है, तो दो समान भागों में विभाजित होना। जनक कोशिका से दो समान भागों में विभाजित होना द्विव विखंडन कहलाता है। जैसे द्विव बोल रहा है द्विव विखंडन, तो सिंपल से याद रखना है, द्विव से दो गो होता है, तो जनक कोशिका से दो समान भागों में विभाजन होना कुछ कहलाता है द्विव विखंडन। इस प्रकार के जनन में, जनन मतलब संतान को उत्पन्न करना, सिंपल सी जनक, तो जनक कोशिका, जनक यानी माता पिता कोशिका से दो समान भागों में विभाजित होना, जनक कोशिका से दो समान भागों में विभाजित होना ही कौन जी कहलाता है? द्विव विखंडन। माता से या पिता से क्या जी कहला? जनक से दो समान भागों में, दो बहु नहीं दो गो, तो द्विव विखंडन में दो गो समान भागों में, समान मतलब दोनों समान होना चाहिए, समान भागों में विभाजित हो जाता है, उसे द्विव विखंडन कहलाता है। जैसे अमीबा, कौन विखंडन? द्विव विखंडन। अमीबा पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि अमीबा कैसा विखंडन होता है, तो अमीबा द्विव विखंडन है। पैरामीशियम द्विव विखंडन, यूग्लिना, प्रोटिस्टा, ये सब कौन सी है? द्विव विखंडन। पूछेगा पैरामीशियम के द्विव विखंडन के बहु विखंडन, तो अमीबा द्विव विखंडन है।
इसमें जब होता है जनक से दो समान भागों में विभाजित होता है अमीबा में, पैरामीशियम में भी जनक कोशिका से दो समान भागों में विभाजित होता है पैरामीशियम, यूग्लिना में भी दो जनक कोशिका से दो समान भागों में विभाजित होता है यूग्लिना, प्रोटिस्टा में एक जनक से दो समान भागों में विभाजित होता है कौन, तो द्विविखंडन। इस प्रकार जनक कोशिका यानी माता पिता से कोशिका से दो समान भागों में, मतलब जैसे दो समान भागों में बटा द्विविखंडन है तो दो समान भागों में बटना ही कौन कहलाता है, द्विविखंडन। द्विविखंडन के एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, समझ गए, और प्रोटिस्टा, समझ गए। द्विविखंडन समझ आ गया होगा आप लोग के, आशा करते हैं समझ आ गया होगा। अब आते हैं बहुविखंडन। बहु मतलब बहुत सारा, तो क्या कह रहा है, इस प्रकार के विभाजन में, किस प्रकार के, बहुविखंडन के विभाजन में जनक कोशिका से अनेक जीवों का में विभाजित हो जाता है। अनेक मतलब बहुत आया, तो इसी पहले जब वचन ये सब पढ़े होंगे, एक वचन बहुवचन, तब बहुत मतलब बहुत सारा, तो समझ गए। तो यही देखिए इससे एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो क्या कर रहा है, द्विविखंडन में जनक कोशिका से दो समान संतति के बनना, देखिए दो समान भागों में विभाजित होना, तो कौन कहलाता है, द्विविखंडन। जनक कोशिका है, ठीक, उसे जब दो समान भागों में बटा तो द्विविखंडन से द्विव से दो, तो जनक कोशिका से दो समान भागों में बटना द्विविखंडन, और जनक कोशिका से अनेक भागों में बटना, अनेक जीवों में विभाजित हो जाना बहुविखंडन। अनेक मतलब बहुत सारा, बहुविखंडन ऐसा आ रहा है, तब बहुविखंडन कहेगा कि जनक कोशिका से अनेक भागों में विभाजित होना, जनक कोशिका से अनेक मतलब बहुत सारा अनेक जीवों में विभाजित हो जाता है, कौन सी कहलाता है, बहुविखंडन। कौन सी, बहुविखंडन। जैसे आता है प्लाज्मोडियम क्या चीज़ है, तो प्लाज्मोडियम जो जीव है ये क्या कहता है, जनक कोशिका से बहुत सारे अनेक भागों में विभाजित हो जाता है, मतलब टूट फूट अनेक भागों में प्लाज्मोडियम टूट फूट जाता है। और परजीवी क्या चाहिए, बहुत सारा, मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम परजीवी और मलेरिया परजीवी किसका है, बहुविखंडन का। बहुत सारे जनक कोशिका से अनेक जीवों में विभाजित हो जाता है, तो कौन सी कहलाता है, बहुविखंडन। समझ गए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे पढ़ाएंगे, लेकिन एक बार थोड़ा रिवीजन करते हैं फास्ट में कि कोशिका विभाजन क्या चीज कहता है। तो कोशिका विभाजन उसको कहता है जो अलैंगिक जनन द्वारा अपने से संतान को दो से अधिक भागों में विभाजित करता है, उसे अलैंगिक जनन भी कोशिका विभाजन कहते हैं। अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें एकल जनन से दो या दो से अधिक संततियों का विभाजन होना, तो कौन कहलाता, नए जीवों का निर्माण होना ही विखंडन कहलाता है। जैसे माता था तो माता से दो समान पुत्र का निर्माण हुआ, तो कौन जो अलैंगिक एक गुण था, अलैंगिक जनन बोला, तो एगो माता था, एकल जनन के द्वारा दो या से अधिक संतति को उत्पन्न करना ही कौन कहलाता है, कोशिका विभाजन। द्विविखंडन दो प्रकार के, द्विविखंडन, बहुविखंडन। कोशिका विभाजन दो चरणों में होने वाली प्रक्रिया, जिसमें पहले केंद्रक का विभाजन होता है, दूसरा कोशिका द्रव का विभाजन होता है। अब आते हैं द्विविखंडन। तो द्विविखंडन में इस प्रकार जनन में जनक कोशिका से माता पिता के कोशिका से दो समान भागों में विभाजित होना ही द्विविखंडन कहलाता है। और बहुविखंडन जनक कोशिका से बहुत अनेक में विभाजित होना, अनेक जीवों में विभाजित होना ही बहुविखंडन कहलाता है। समझ गए। जैसे इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम परजीवी या मलेरिया परजीवी। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक उतार लीजिए कॉपी कलम में, उसके बाद में इसका आगे बताते हैं। अब आते हैं, कुछ नोट करके लिखना है। अब फिर आइए आप लोग, अब आते हैं क्या कहता है मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी मानव में अलैंगिक जनन बहुविखंडन द्वारा जनन करता है। जो मलेरिया परजीवी होता है मानव में अलैंगिक विधि द्वारा जनन बहुविखंडन द्वारा करता है। की करे मलेरिया जो परजीवी है, ये जान रहे मलेरिया परजीवी है, ठीक, सिंपल सी बात। मलेरिया परजीवी मानव में, मतलब जो हम लोग मनुष्य में मानव में कौन विधि द्वारा करता है, पूछेगा मलेरिया परजीवी मानव में किस विधि द्वारा जनन करता है, तो अलैंगिक विधि। कौन विधि, अलैंगिक जनन द्वारा बहुविखंडन द्वारा जनन करता है। अलैंगिक जनन बहुविखंडन द्वारा जनन करता है किसमें, मलेरिया परजीवी मानव में। मलेरिया परजीवी मानव में अलैंगिक विधि द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा बहुविखंडन द्वारा जनन करता है। किसमें, मलेरिया में, मानव में। मानव जो है, मानव में मलेरिया परजीवी अलैंगिक जनन बहुविखंडन द्वारा जनन करता है। ये तो याद हो गया होगा, समझ में गए होंगे कि मलेरिया परजीवी मानव में अलैंगिक जनन द्वारा करता है, अलैंगिक जनन बहुविखंडन द्वारा करता है। किसमें करता है, मानव में। अब आते हैं मुकुलन जो है, मुकुलन से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ही आता है, उसमें बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव ही आता है। आप लोग अगर टीचर से कोई भी टीचर पढ़ाता है उसके बाद में आप लोग ऑब्जेक्टिव लगेगी। अगर पढ़ाने के बाद ऑब्जेक्टिव सही लग रहा है 70%, 100% तो नहीं लग सकता है, जैसे फोकस करके नहीं पढ़ेगा तो नहीं लगेगा, लेकिन 70% क्वेश्चन लगना चाहिए, तो वही मतलब सही, मतलब सटीक पढ़ा रहा है। ठीक है, आपको टीचर अगर पहचानना है तो देखिए क्या कर रहा है, मुकुलन अलैंगिक जनन, अभी अलैंगिक पढ़ा रहे थे, अलैंगिक में असे अकेले असे अलैंगिक जनन, जो अकेले जनन करता है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन
अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें जीव में असमान विभाजन हो, सामान्य असमान विभाजन हो। असमान विभाजन से कलिका का निर्माण होता है तथा यह कलिका पृथक जीव से मतलब पिता के जीव से पोषण प्राप्त कर वृद्धि करता है और बड़ी होने पर पृथक जीव से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है, मुकुलन कहलाता है। आपकी कहे कि मतलब इसको क्या चाहिए, अलैंगिक विधि द्वारा मुकुलन, तो मुकुलन में अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। वैसी विधि जिसमें जीव असमान विभाजन, सामान्य असमान मतलब कितना जीव का विभाजन होगा उसको मतलब सामान्य होगा। जैसे हम पढ़ा रहे थे कि माता से दो या दो से अधिक, तो दो या दो से निश्चित है ना कि 2 गो होगा या 3 गो होगा, ऐसे निश्चित था 2 गो कराए थे, इसमें क्या रहा है वैसे अलैंगिक जनन की वैसे जिसमें जीव असमान विभाजन, विभाजन मतलब कि बंटना, मतलब विभाजन मतलब बांटना, समझ गए। तो असमान मतलब उसका कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो मुकुलन जो है असमान विभाजन, मुकुलन अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें असमान विभाजन जीवों में, मुकुलन के जीवों, मुकुलन में जितना भी जीव आएगा असमान विभाजन से कलिका का निर्माण करता है। असमान विभाजन मतलब असमान विभाजन में टूट गया, उसके बाद में कलिका का निर्माण किया, कलिका का निर्माण होता है। तथा यह कलिका पैतृक जीव से, मतलब जो कलिका रहता है पैतृक यानी पिता के जीव से पोषण प्राप्त कर वृद्धि करता है। पिता के जीव से पैतृक, मातृक, अपैतृक, मातृक मतलब माता, मैत्रिक मतलब माता, अपैतृक मतलब पिता होता है। तो बायोलॉजी भाषा में मैत्रिक अपैतृक लिखाता है। तो मैत्रिक मतलब माता, पैतृक मतलब पिता। तो पैतृक जीव से मतलब पिता से पोषण प्राप्त कर वृद्धि करता है। कौन? मुकुलन, अलैंगिक जो विभाजन होता है मुकुलन वृद्धि करता है। और बड़ी होने पर जब बड़ा हो जाता है तो पैतृक जीव से अलग हो जाता है। कैसे? जब बच्चा रहता है तो माता पिता के साथ रहता है तो दिक्कत नहीं होता, जब बड़ा होता है तो फिर अलग हो जाता है। तो उसी बड़ी कोशिका बड़ी होने पर पैतृक जीव से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। जैसे कुछ समय जैसे पैतृक पिता था, उसे जब जन्म दिया बच्चा को तो ठीक, जैसे पाल पोषण कर रहा है, फिर बड़ा होता है वृद्धि करके वो भी जन्म करता है, वो भी अपने संतान को उत्पन्न करता है, बच्चा भी अपने संतान को उत्पन्न करता है। तो कि वही बोल रहा है कि पैतृक कोशिका से पोषण करके, मतलब पैतृक कोशिका यानी पिता से पिता कैसे पाल पोष के निर्माण करता है, तो पैतृक पोषण प्राप्त करके वृद्धि करता है। जब वृद्धि हो गया, बच्चा 20 साल के हो गया, बड़ी होने पर यानी जब बच्चा बड़ा हो गया तो कौन जी किया? पैतृक जीव से यानी पिता के जीव से अलग होकर, पैतृक मतलब पिता के जीव से अलग होकर नए जीव का निर्माण किया। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको शादी कर दिया जाता है, उसको अपने से संतान को उत्पन्न करता है, अपने बाल बच्चा जन्म होता है तो अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है, उसे कौन जी कहलाता है? मुकुलन। समझे? अपना भाषा में याद रखेगा तो ज़्यादा याद रहता है। तो कैसे याद किया? ऐसे कोई भी टीचर नहीं बताता अपना भाषा में। जो देहाती लड़का रहता है इसे समझ में नहीं आता, खाली फानले चल जाता है, उल्टे ऊपरे चल जाता है। तो इसमें क्या बोले? मुकुलन में अलैंगिक, मुकुलन में तो अलैंगिक, यहाँ तक जानते हैं कि मुकुलन में अलैंगिक जनन की विधि वैसी विधि जिसमें जीव असमान विभाजन, जब अलैंगिक जनन द्वारा विभाजन होता है तो उसमें कोई निश्चित है कि 2 गो 4 गो अविभाजन, असमान विभाजन, कुछ हो रहा है असमान, उसमें समान नहीं रहेगा। जैसे कहता है नहीं, जैसे लड़का तो लड़के लड़का तो नहीं, लड़की और लड़का कुछ मतलब लड़का लड़की में असमान विभाजन उसमें निश्चित नहीं है। तो असमान विभाजन से कलिका का निर्माण होता है। तथा कलिका पैतृक जीव से, कलिका जो होता है पैतृक जीव से पोषण से जो बेटा हुआ, मानिए बेटा का नाम कलिका है, तो कलिका जो है पिता से पोषण प्राप्त किया, उसको वृद्धि किया, उसके बाद नहीं कुछ किया, बड़ी होने पर पैतृक कोशिका यानी पिता के कोशिका से अलग होकर नए जीव का निर्माण किया, उनका बाल बच्चा हुआ, उसके बाद नए जीव का निर्माण हुआ, इसी को कहते हैं मुकुलन। ये तो अपना भाषा में समझना है। तो मुकुलन समझ गए कि कुंज का अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें असमान विभाजन से कलिका का निर्माण होता है। ऐसा तो याद हुआ, अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें जीव में असमान विभाजन से, किसमें? असमान विभाजन से कलिका का निर्माण होता है। यहाँ तक जब याद हो गया कलिका का निर्माण होता है तो यह कलिका पैतृक जीव से पोषण प्राप्त कर वृद्धि करता है। वृद्धि करने के बाद क्या करता है? बड़ी होने पर पैतृक कोशिका जीव से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। यही तो मुकुलन कहलाता है। मुकुलन तो इसलिए याद हो गया कि अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें कलिका का निर्माण, और अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें असमान विभाजन से कलिका का निर्माण होता है तथा यह कलिका पैतृक जीव से पोषण प्राप्त कर अलग होकर नए जीव का भी निर्माण करता है। तो कहता है मुकुलन। तो मुकुलन में एग्जाम्पल कौन जाएगा? हाइड्रा किसका एग्जाम्पल है? मुकुलन का। ईस्ट किसका एग्जाम्पल है? मुकुलन का। कवक में होता है, ठीक। हाइड्रा और ईस्ट मुकुलन का एग्जाम्पल है। पूछेगा मुकुलन में, हाइड्रा में कैसा जनन होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, असमान विभाजन होता है।
समझ गए, हाई ईस्ट में भी। अब आता है मुकुलन का प्रकार, तो मुकुलन यह 2 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के होता है? मुकुलन 2 प्रकार के होता है। अब बोलिए कौन कौन होता है? तो पहला होता है अंत जात मुकुलन, अंत जात मुकुलन एगो वही जात मुकुलन, अंत जात मुकुलन वही जात मुकुलन, अंत जात मुकुलन एगो वही जात मुकुलन। मुकुलन कई प्रकार के? 2 प्रकार के, अंत जात मुकुलन और वही जात मुकुलन, अंत जात मुकुलन वही जात मुकुलन। समझ गए, मुकुलन 2 प्रकार के। अब पहला आता है, अब आगे टॉपिक आता है कौन सी? बीजाणु जनन। बीजाणु जनन किसे कहते हैं? तो बीजाणु जनन निम्न श्रेणी के जीवों जैसे निम्न श्रेणी मतलब छोटा जो होता है, छोटा छोटा जीव, तो निम्न श्रेणी के जीव जैसे शैवाल, तो शैवाल कवक में बीजाणु का निर्माण इस विधि द्वारा होता है। कौन विधि द्वारा? बीजाणु जनन द्वारा। शैवाल आ गया, शैवाल कवक में बीजाणु का निर्माण, शैवाल कवक में बीजाणु का निर्माण बीजाणु जनन द्वारा होता है। पूछेगा शैवाल में बीजाणु का निर्माण कौन सी विधि द्वारा होता है? तो बीजाणु जनन द्वारा होता है। किसमें? शैवाल कवक में जो बीजाणु का निर्माण इस विधि द्वारा होता है। समझ गए। अब आते हैं बीजाणु किसे कहते हैं? बीजाणु तो एक कोशिकीय जीव, एक केंद्रकीय गोलाकार संरचना जो प्रायः शैवाल एवं कवकों में पाई जाती है, बीजाणु कहलाता है। बीजाणु की क्या लगे? एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय गोलाकार संरचना जो प्रायः शैवाल एवं कवकों में पाई जाती है, बीजाणु कहलाता है। समझ गए। एक कोशिकीय या केंद्रकीय, एक कोशिकीय या एक कोशिकीय आप लोग पढ़ाए हैं, बहुकोशिकीय में पढ़ाए हैं। तो एक कोशिकीय, एक केंद्रीय गोलाकार संरचना जो प्राय शैवाल में एवं कवकों में पाया जाता है, उसे बीजाणु कहलाता है। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक याद करके लाइएगा। इसके बाद में आगे इसका देखते हैं, उसके बाद में आगे इसको पढ़ाते हैं। ठीक, यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, और इससे बेस्ट कोई नहीं कर सकता है। हाँ, व्हाइट बोर्ड पर जरूर है, लेकिन बेस्ट है। इसको पढ़ने के बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव जरूर लगाइएगा। ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद पता चलेगा कि सही पढ़ा रहा है कि गलत पढ़ा है। कोई भी टीचर को आपको जज करना है तो पहले थ्योरी क्लास देख लीजिए, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव लगा देखिए इस चैप्टर का। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव अगर लग रहा है तो सही है, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं लग रहा है तो आप गलत अपने पता जाता है कि गलत पढ़ा रहा है। ठीक, तो आप लोग चेक कीजिएगा, इसको उतार लीजिए यहाँ तक, उसके बाद आगे बताते हैं। अब आते हैं बीजाणु का प्रकार। बीजाणु भी पढ़ाएं। अब आते हैं बीजाणु का प्रकार। तो बीजाणु कितने प्रकार का होता है? बीजाणु जो है कितने प्रकार का होता है? तो बीजाणु 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 2। एगो चल बीजाणु, एगो अचल बीजाणु। अगर आप लोग 10वां में पढ़े होंगे तो नहीं पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग बहुत ही डीपली, बहुत ही गहराई से जाएंगे। बहुत इसको पढ़ लेने के बाद, हम 12th पढ़ लेने के बाद साइंस में हमको लगता है कंपटीशन में आपको दिक्कत बहुत कम होगा। बहुत कम मतलब नहीं मानना के बराबर होगा कम। क्या इतना गहराई जाएंगे कि मतलब अगर जो चैप्टर है, अगर देखिएगा कंपटीशन सोल्यूशन उठाए थोड़ा मोड़ा तो उसको ऑब्जेक्टिव लगेगा, देखिएगा उठा के। नहीं तो बीजाणु जो है 2 प्रकार का होता है, वो चल बीजाणु, एगो अचल बीजाणु। बीजाणु कई प्रकार के होता है? 2। अब हम लोग पहले अच्छा बात यह है कि हम चाहते हैं कि क्लास में याद हो जाए। सिंपल सी बात, हम रटवाते नहीं, समझा देंगे, उसके बाद में आप लोगों को याद हो जाए। खाली साथ साथ बस एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से साथ साथ बोलना, बस यही है। कौन सा? बीजाणु कई प्रकार के? 2 प्रकार के। बीजाणु कई प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला अचल बीजाणु, दूसरा अचल बीजाणु। पहला चल बीजाणु, कौन? अचल बीजाणु। बीजाणु कई प्रकार के? 2। एगो चल, एगो अचल। चल अचल, चल अचल, 2 बीजाणु कई प्रकार के? 2। चल बीजाणु और अचल बीजाणु, साथ साथ बोलो। चल बीजाणु का देखिए एग्जाम्पल, इसका गमन अंग क्या है? गमन जो चलता है, इसका अंग क्या है? तो फ्लैजिला गतिशील शैवाल। फ्लैजिला गतिशील शैवाल चल बीजाणु में गमन अंगक है फ्लैजिला गतिशील शैवाल, और अचल बीजाणु में गमन अंगक है अगतिशील शैवाल। अगतिशील जो मतलब गति में नहीं रहेगा, गतिशील शैवाल। अब गमन अंगक चल बीजाणु में है फ्लैजिला गतिशील शैवाल। चल बीजाणु में गतिशील शैवाल और अचल बीजाणु में अगतिशील शैवाल। अ से अचल, अ से अचल, अब अ से अगतिशील। अचल बीजाणु में सी मार दी गई, अ से अचल, अ से अगतिशील। एकदम चल बीजाणु में गतिशील, चल बीजाणु में गतिशील, अचल में अ से अचल, अ से अगतिशील। तो अचल बीजाणु में अगतिशील शैवाल होता है। ठीक है, यहाँ समझ गए। अब आते हैं, कुछ नोट करके लिखना है। पेनिसिलियम। पेनिसिलियम कवक में बनने वाली अलैंगिक जनन संरचना कोनिडिया कहलाती है। कोनिडिया, हाँ देखिए यही सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फंसाता है। तो फिर बच्चा कहता है बोर्ड के टाइम में कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, तो बोले नीट से, जेई से क्वेश्चन उठा लिया है बायो का। तो नहीं, तो आप लोग गहराई से, कोई टीचर पढ़ाते भी नहीं कितना गहराई से कि टाइम ज़्यादा लगेगा, सिलेबस नहीं खत्म होगा। कैसे नहीं खत्म होगा? रेगुलर करेंगे तो नहीं खत्म होगा। बेहतर पढ़ाएंगे, बेहतर कंटेंट देंगे तो नहीं कैसे खत्म होगा। तो पेनिसिलियम कवक में बनने वाली अलैंगिक जनन, पेनिसिलियम जो कवक है इसमें बनने वाली अलैंगिक जनन संरचना कोनिडिया कहलाती है। क्या कहलाती है? कोनिडिया कहलाती है। जो पेनिसिलियम में बनने वाली अलैंगिक जनन के द्वारा जो होता है
इसकी जो संरचना बनती है कुंज कहते हैं, कोनिडिया कहलाती है। पेनिसिलियम कवक एक ठो पेनिसिलियम कवक है, समझा। इसका खोज हुआ था, फिर इसका पेनिसिलियम कवक में बनने वाली अलैंगिक जनन, सबसे पहले खोज होने वाला एंटीबायोटिक तो पेनिसिलियम कवक। कौन सा? पेनिसिलियम कवक। और पेनिसिलियम कवक में बनने वाली अलैंगिक जनन संरचना कोनिडिया कहलाती है। समझ यहाँ तक आगे हो गया होगा। पेनिसिलियम कवक में बनने वाली अलैंगिक जनन संरचना कोनिडिया कहलाती है। कोनिडिया का निर्माण वहीजात होता है। कोनिडिया का निर्माण वहीजात होता है। अब यहाँ पे कोनिडिया लिखाए थे, अब बताइए करते कि इसका निर्माण कहाँ होता है, तो सिंपली सी बात तो आप लोग नहीं पता चलता, तो यह बताएं कि नहीं पूरा डिटेल में कोनिडिया का निर्माण कहाँ होता है, वहीजात में। ये देखो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो पता चलेगा कि कौन है। तो पूछे क्वेश्चन में पूछ देगा कोनिडिया, तो कहेगा साला कोनिडिया कुछ कहता है, तो दिमाग में घुस जाता है। तो कोनिडिया का निर्माण होता है वहीजात में। कोनिडिया का निर्माण वहीजात में होता है, याद रखिएगा। कोनिडिया का निर्माण वहीजात में। कोनिडिया का निर्माण वहीजात में। कोनिडिया का निर्माण वहीजात में। अब पेनिसिलियम कवक से सबसे पहली प्रतिजैविक पेनिसिलियम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1998 में खोजा गया था। अभी बताएं कि सबसे पहले प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक उसी को आता है, प्रतिजैविक को इंग्लिश में कहता है एंटीबायोटिक। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन था? पेनिसिलियम। इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1998 में इसमें किया गया था। तो पूछेगा पहला प्रतिजैविक पूछे तो पेनिसिलियम मारेगा, इसको इंग्लिश प्रतिजैविक को इंग्लिश में कहते हैं एंटीबायोटिक। तो पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलियम था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको खोज किया था 1998 में। पेनिसिलियम का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलियम का प्रतिजैविक पेनिसिलियम का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1998 में खोजा गया था। यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत? एक बार रिवीजन कराते हैं। बीजाणु दो प्रकार के, चल बीजाणु, अचल बीजाणु। चल बीजाणु में गतिशील शैवाल और अचल बीजाणु में अचल और से अगतिशील शैवाल। और पेनिसिलियम कवक में बनने वाली अलैंगिक जनन संरचना कोनिडिया कहलाता है। कोनिडिया का निर्माण वहीजात में होता है। पेनिसिलियम कवक से सबसे पहले बनने वाली प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक पेनिसिलियम कौन था? प्रतिजैविक पेनिसिलियम। इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1998 ईस्वी में किया था। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब अगला वीडियो में आएंगे, यहाँ तक रहने दीजिए, यहीं तक लास्ट करते हैं। उसके बाद में आगे मिलेंगे। धन्यवाद।